नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जी। अपनी थीसिस को सलीके से कैसे पेश करें, मतलब उसकी संरचना, फॉर्मेटिंग, ये सब कैसे हो। हाँ। और इसके लिए हमारे पास प्रिया माय असाइनमेंट सॉल्यूशन की गाइड से कुछ अहम बातें हैं। बिल्कुल और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ नियम गिनाना नहीं है, सही। बल्कि ये समझना है कि एक अच्छी प्रस्तुति आपके काम की, आपके शोध की ताकत को कैसे बढ़ा सकती है। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कई बार बहुत अच्छा शोध भी अगर ठीक से पेश ना किया गया हो तो उसका असर फीका पड़ जाता है। बिल्कुल सही, अक्सर ऐसा होता है। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के नियम मानने की बात नहीं है ना? एक साफ सुथरी, अच्छी तरह से बनी थीसिस परीक्षक पर पहला इंप्रेशन अच्छा डालती है। जी हाँ, और पढ़ने में भी आसानी होती है, आपकी एकेडमिक गंभीरता भी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या? फॉर्मेटिंग के नियम। हाँ, सबसे पहले और सबसे जरूरी, जैसा गाइड भी कहती है, अपने संस्थान के, अपनी यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ना और समझना। ओके। इसमें फॉन्ट साइज, स्टाइल, जैसे अक्सर टाइम्स न्यू रोमन या एरियल 12 पॉइंट होता है। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड है। जी। फिर लाइन स्पेसिंग, 1.5 या डबल, मार्जिन आमतौर पर चारों तरफ 1 इंच। ये छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन ये जरूरी क्यों है? मतलब 1 इंच मार्जिन ही क्यों? अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ पन्ने को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा। ये मार्जिन परीक्षक को साइड में नोट्स लिखने की जगह देता है, और जब आप लंबा टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आंखों को थोड़ा आराम भी मिलता है। हाँ, ये बात तो है। इसी तरह एक स्टैंडर्ड फॉन्ट और साइज पढ़ने में आसानी सुनिश्चित करता है। गाइड यही कहती है कि इन चीजों में एकरूपता, मतलब कंसिस्टेंसी, बहुत जरूरी है। ये आपकी बारीकी दिखाती है। और वो उद्धरण शैली, एपीए, एमएलए, हार्वर्ड वगैरह और शब्द सीमा, इनका क्या महत्व है? कि अकादमिक क्षेत्र की भाषा बोलना सीखने जैसा है। अच्छा, मतलब उस डिसिप्लिन का कन्वेंशन फॉलो करना। हाँ, हर स्टाइल का अपना लॉजिक होता है कि सबूत कैसे पेश करें। इसे सही ढंग से लागू करना दिखाता है कि आप उस विषय की बातचीत में शामिल होने के लायक हैं। और शब्द सीमा? शब्द सीमा का पालन करना दिखाता है कि आप अपनी बात संक्षेप में और केंद्रित होकर कह सकते हैं। बहुत जरूरी इसके लिए ये। गाइड भी कहती है कि इन तकनीकी बातों पर नंबर खोना, वो मतलब टालना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो हुई बाहरी रूपरेखा की बात। अब आते हैं असल ढांचे पर, थीसिस की संरचना। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एक स्टैंडर्ड लेआउट फॉलो करती हैं ना? फ्रंट मैटर, मेन बॉडी, बैक मैटर। जी हाँ। और ये सिर्फ सेक्शन के नाम नहीं है। हाँ। ये एक तरह से आपकी रिसर्च की कहानी कहने के अलग अलग पड़ाव हैं। जैसे फ्रंट मैटर, ये स्टेज सेट करता है। इसमें क्या क्या आता है? शीर्षक, पृष्ठ, घोषणा, यानी कि ये आपका मौलिक काम है, आभार, और हाँ, सबसे जरूरी, सार, यानी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा। आपकी पूरी थीसिस का निचोड़ 150-300 शब्दों में। अक्सर परीक्षक सबसे पहले यही पढ़ते हैं। तो इसे तो बहुत दमदार होना चाहिए। बिल्कुल। फिर विषय सूची आती है, और अगर आंकड़े या तालिकाएं हैं तो उनकी सूची। ये नेविगेशन में मदद करते हैं। ठीक है। और फिर मेन बॉडी, ये तो थीसिस का दिल है। इसमें क्या क्रम रहता है? हाँ जी, मेन बॉडी आपकी शोध यात्रा है। परिचय, इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है। आप पाठक को बताते हैं कि विषय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, समस्या क्या है, शोध का दायरा क्या है। एक तरह से रोड मैप देते हैं। बिल्कुल। फिर आती है साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। ये सिर्फ पिछले कामों की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है कि मौजूदा ज्ञान कैसे विकसित हुआ, उसमें कहाँ कमी है, कहाँ गैप है। और आपकी रिसर्च उस पहेली का कौन सा टुकड़ा जोड़ रही है। एग्जैक्टली। ये परीक्षक को दिखाता है कि आपने सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि समझा है, विश्लेषण किया है। और इसके बाद शोध पद्धति, मेथोडोलॉजी, ये अक्सर मुश्किल लगता है। हाँ, लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं बताना होता कि आपने क्या किया, बल्कि ये समझाना होता है कि आपने वही तरीका क्यों चुना। अच्छा, उसको जस्टिफाई करना होता है। जी, क्या वो आपके शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे सही था? यहाँ आप अपने काम की विश्वसनीयता और मजबूती स्थापित करते हैं। इसके बाद आते हैं परिणाम, रिजल्ट्स। यहाँ आप अपने निष्कर्षों को, अपने डेटा को स्पष्ट रूप से पेश करते हैं, अक्सर विजुअल्स के साथ, तालिकाएं, चार्ट्स वगैरह। और फिर उनकी व्याख्या। हाँ, वो आती है चर्चा यानी डिस्कशन में। आप उन परिणामों का मतलब समझाते हैं, उनकी तुलना मौजूदा ज्ञान से करते हैं, और हाँ, अपनी रिसर्च की सीमाओं को भी मानते हैं। ईमानदारी जरूरी है। सही बात है। और अंत में निष्कर्ष, कंक्लूजन बताए जाते हैं, और शायद भविष्य के शोध के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। और आखिर में आता है बैक मैटर,
इसमें संदर्भ सूची और परिशिष्ट होते हैं। सही। संदर्भ या ग्रंथ सूची, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी, इसमें आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी स्रोतों का ब्यौरा होता है और इसे चुनी गई शैली के अनुसार बिल्कुल सही फॉर्मेट करना होता है। हाँ, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। और परिशिष्ट अपेंडिक्स में आप कच्चा डेटा, सर्वे के फॉर्म, सहमति पत्र या दूसरी सहायक सामग्री डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ जरूरी चीजें। हाँ, जो मुख्य टेक्स्ट में बाधा डाले बिना अतिरिक्त जानकारी दें, सिर्फ पेज भरने के लिए नहीं। ये तो हुई संरचना। अब अध्यायों और उपखंडों को कैसे व्यवस्थित करें, हेडिंग्स वगैरह? हाँ, स्पष्ट नंबर वाली हेडिंग्स जरूरी हैं, जैसे 1.0 परिचय, फिर 1.1 पृष्ठभूमि, 1.2 शोध उद्देश्य। इससे पाठक को पता रहता है कि वो कहाँ है। और विजुअल्स, तालिकाएं, चार्ट्स? इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं अगर सही ढंग से इस्तेमाल किए जाएं। उन्हें साफ साफ लेबल करें, जैसे तालिका 3.1। टेक्स्ट में उनका जिक्र भी करना होता है। हाँ, और फ्रंट मैटर में उनकी लिस्ट भी देनी होती है। ये जटिल जानकारी को आसान बनाते हैं। और एक बात और, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, मतलब फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी रहे। अत्यंत महत्वपूर्ण। अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, फॉन्ट, पेज नंबरिंग जो मेन बॉडी से पेज 1 से शुरू होती है, हेडिंग का स्टाइल, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें पर ध्यान खींचती हैं। बिल्कुल, ये आपके ध्यान और व्यावसायिकता को दर्शाता है। और हाँ, व्याकरण और टाइपिंग की गलतियां, इनके लिए प्रूफ रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। आजकल टूल्स भी तो हैं, ग्रामरली वगैरह। हाँ, ग्रामरली वर्तनी और व्याकरण में मदद कर सकता है। और संदर्भ प्रबंधन के लिए मेंटली या ज़ोटेरो जैसे सॉफ्टवेयर घंटों बचा सकते हैं। बहुत उपयोगी हैं ये। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि थीसिस को अच्छी तरह से प्रारूपित करना सिर्फ नियम मानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके शोध को स्पष्ट रूप से पेश करने, परीक्षक के लिए उसे समझना आसान बनाने और अपनी अकादमिक गंभीरता दिखाने का एक तरीका है। सही कहा। जब सब कुछ व्यवस्थित होता है तो परीक्षक आपके काम पर, आपके विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, न कि अस्त-व्यस्त लेआउट से जूझने में। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। क्या संरचना और प्रस्तुति की स्पष्टता खुद शोध के तर्कों की प्रेरणा शक्ति और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है? मतलब क्या एक साफ प्रस्तुति आपके तर्क को ज्यादा वजनी बना सकती है? हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।